चलिए चाय पर चर्चा की हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले खबर भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका की, जिसकी खोज खबर लेने एएसआई की टीम फिर से समुद्र में पहुंची है। गुजरात में द्वारका और बेट द्वारका के पास एएसआई की ओर समुद्र तल पर प्राचीन द्वारका नगरी के अवशेषों की पड़ताल और परख की जा रही है ताकि इसके रहस्यों का खुलासा हो सके। अनंत विस्तार वाले इस समुद्र में यहाँ ना तो शौकिया तैराकी हो रही है और न ही इसकी अतल गहराइयों में खोजबीन का कोई काम चल रहा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग की टीम इस गहरे समुद्र के तल पर उस प्राचीन द्वारका नगरी के अवशेषों की खोज कर रही है जो हजारों साल पहले इसमें समा गई थी। गुजरात के द्वारका तट पर समंदर के अंदर एएसआई के अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग की टीम बड़ी शिद्दत से भगवान कृष्ण की द्वारका नगरी के बारे में पुख्ता जानकारी की तलाश में जुटी हुई है। अभी हम लोगों ने पहली बार जो है यहाँ पे समुद्र में गोमती नदी के किनारे के साथ ही हम लोगों ने डाइविंग ऑपरेशंस किए और जो पहले से अवशेष वहां पे मिले थे उनकी स्थिति का अध्ययन किया और किस क्षेत्र में आगे कार्य को करना है उन क्षेत्रों की पहचान की। भगवान कृष्ण की नगरी के रूप में चर्चित द्वारका की भारत के सांस्कृतिक इतिहास में खासा अहमियत है। इसीलिए एएसआई की टीम ने यहाँ पर एक बार फिर से जांच पड़ताल का अभियान शुरू किया है ताकि इससे जुड़े इतिहास के अनजान पन्नों को सामने लाया जा सके। इस कड़ी में हाल के दिनों में यहाँ एएसआई की टीम ने गोमती क्रीक में जलमग्न संरचनाओं की खोजबीन और छानबीन शुरू की। एएसआई इससे पहले 1979 और 2005 में भी इस तरह के काम को अंजाम दे चुकी है। हालांकि तब ये प्रयास काफी सीमित स्तर पर किया गया था, लेकिन अब इसका दायरा काफी बढ़ा दिया गया है। अभी हम लोग सिर्फ द्वारिका ही नहीं बल्कि इसके आसपास जो अन्य पुरातात्विक स्थल हैं उनका भी अध्ययन कर रहे हैं और समग्र रूप से इस क्षेत्र में और इस स्थल से जो भी संबंधित अन्य स्थल हैं उन सभी के साथ हम लोग एक व्यवस्थित अध्ययन करेंगे और इसी के क्रम में हम लोग पोटेंशियल आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो हैं उनका एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, उनका डॉक्यूमेंटेशन किया है और आगे की कार्य योजना को बनाया जा रहा है। फिलहाल एएसआई की टीम बेट द्वारका और द्वारका के आसपास समुद्र तल पर मौजूद अवशेषों की पड़ताल में जुटी है। एएसआई की माने तो अब तक हुई जांच में साफ हो चुका है कि प्राचीन द्वारका नगरी के निशान समुद्र में काफी दूर तक फैले हैं। जो कार्य थे वो एक 50 मीटर बाई 50 मीटर के सीमित क्षेत्र में किए गए थे और ये अवशेष हैं, इनका विस्तार जो है वो कहीं ज्यादा है। अब हम लोग जो है जो पहले का कार्य था उसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी जो है पुरातात्विक अध्ययन करने का हम लोगों की योजना है, जिससे कि अन्य जो अवशेष यहाँ पर उपलब्ध हैं उनका वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सके। माना जाता है कि समुद्र की गहराइयों में आज भी श्री कृष्ण की नगरी द्वारका से जुड़े बहुत से रहस्य छुपे हुए हैं। अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आधुनिक उपकरणों के इस्तेमाल से उन रहस्यों को उजागर करने में जुट गई है ताकि इस जगह के महत्व को प्रमाणों के आधार पर स्थापित किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो भगवान श्री कृष्ण की नगरी को लेकर एएसआई की खोज जारी है, लेकिन हम बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे नवरात्र की। तो किस किस का आज उपवास है और कौन कौन कन्या पूजन करने वाला है? मेरा तो आज व्रत है। क्या बात है? तो आप अष्टमी करती है? नवमी तो आज और कल मेरा व्रत है। तो आप कुछ बनाती हुई खाना वाना या फिर आपकी मम्मी बना के? मेरी मम्मी बनाती हैं और फिर मैं तो नहीं बनाती। लेकिन खुशी बहुत अच्छा खाना बनाती है तो वो भी बना सकती है। हाँ, मैं भी बना सकती हूँ। खाना और प्रसाद बनाने में बहुत मतलब उसका भोग लगाया जाएगा तो प्रसाद ही बन जाएगा। आपने उपवास नहीं रखा? मैंने पहला रखा था। हाँ, उस दिन फिर हमारे यहाँ अष्टमी की पूजा हो जाएगी तो आप फिर अष्टमी पे कुछ बनाएंगी। तो आपने आज क्यों नहीं रखा? खा लूंगी तो आज नहीं मैं रख पाई। अच्छा, मैं प्रसाद खाऊंगी। प्रसाद का मुझे बहुत ज्यादा इंतजार है।
पूजा भी अष्टमी पूजन करती हैं, आप भी करती होंगी, आपके यहाँ भी होता होगा? हमारे यहाँ शारदीय नवरात्र में इस बार नहीं होता? नहीं, चैत्र नवरात्र में हमारे यहाँ सिर्फ पूजा होती है, व्रत हम नहीं रखते। और कन्या पूजन? कन्या पूजन भी इसमें नहीं, शारदीय नवरात्र में हम रखते हैं। तो चलिए, हमारी यहाँ सबकी भक्ति तो आपने देख ली, लेकिन कैसे भक्तों की कतारें लगी है मंदिर में वो अब आपको दिखा देते हैं। शक्ति का संचार लगातार, और आज नवरात्र पर मां के रूप की आराधना हो रही है। कालरात्रि की देश भर के मंदिरों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हाथ में खड़ग, गले में मुंडमाला, दुष्टों का संहार करने वाली 4 भुजा वाली मां भक्तों पर असीम कृपा बरसाती है। आज मां काली के इसी स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं अयोध्या में भव्य रामोत्सव की भी तैयारी, क्योंकि रामनगरी रोशनी से सराबोर है और तैयारियां अंतिम चरण में है। सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे देश में रामनवमी को लेकर उत्साह देखने लायक है। सप्तमी के दिन झंडेवाला मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस पूरे नवरात्रि में श्रद्धालु बड़ी संख्या में लगातार मंदिर पहुंचते रहे और कहा यह जा रहा है कि हर रोज औसतन 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस मंदिर में दर्शन किए हैं। अभी भी आप देखिए तो मंदिर में चारों तरफ प्रांगण में आपको श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई पड़ेगी और ये सभी श्रद्धालु अब लगातार मंदिर आकर अपनी बात माँ के सामने रखना चाहते हैं, उनके कानों में कहना चाहते हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं। आंटी, क्या नाम है आपका? ममता शर्मा। नवरात्रि अच्छे से निकल रहे हैं? हम रोज आते हैं, डेली रोज आते हैं। कहाँ रहती हैं आप? हम मेडिकल के पास, गौतम नगर पास में यहाँ से? हाँ, 2 घंटे लगते हैं हमको आने जाने में। 2 घंटे लगते हैं आने जाने में? हाँ, फिर भी आप रोज आते हैं। सारे व्रत रखे हुए नवरात्रे। अरे वाह, तो क्या मांगा है? भक्ति देना, अपनी शक्ति देना, यही मांगा है। आ जाओ। जय माता की, बहुत सच्चे दरबार की जय। बहुत खुश हुए हैं माता रानी के। अब तो नवमी आ रही है, व्रत खत्म होने पर है। कन्या पूजन में इस बार कुछ खास करने वाली है? हाँ, खास ही करते हैं। कंजकों को बिठा के अच्छी तरह खाना वाना खिला के पूजा करके फिर उनको विदा करते हैं। हम बहुत खुश हैं माता रानी के दरबार। कितने सालों से आप यहाँ आ रही हैं? हम काफी सालों से आ रहे हैं। 4 साल से लगातार आ रहे हैं हम। 4 साल से लगातार पूरे नवरात्रे आते हैं। अब खत्म होने को है व्रत, अच्छा लग रहा है? यहाँ पे ये एक स्वर्ग है, ये स्वर्ग की अनुभूति हो रही है। माता की कृपा के बिना हम उनके दर्शन क्या, हम घर से निकल नहीं सकते हैं। ये उनकी कृपा है कि वो जिसको बुलाती है अपने दर्शन देती है। आप कहाँ से आती हैं? डीडीए फ्लैट में मोतिया खान से। रोज आती हैं? हाँ जी, रोज आते हैं माँ के। इस बार नवरात्रि कैसे कर रही हैं? कुछ खास, कुछ अलग? नहीं, हम हमेशा ही करते हैं, 9 के 9 नवरात्रे करते हैं माँ के और दर्शन पाते हैं माँ के। जागरण में आते हैं अष्टमी में, तो मन बड़ा खुश होता है, हमारा दिल खुश होता है माँ के दरबार में आके। सब कुछ मुरादें। आइए आप, अब उन्होंने बात कर ली है, आप बताइए आप कहाँ से आई? मैं तो माता रानी 35 साल पहले आया करती थी और अब आ रही हूँ और पूरे नराते आई हूँ। इन लोगों की थैंक यू टू दिस वुमेन। 35 साल बाद आई हैं? नहीं, 35 साल बाद पूरे नराते आई हूँ, लाइन में लगकर। कहाँ रहती हैं आप? मैं बहुत दूर रहती हूँ। हाँ, मैं लंदन में रहती हूँ। लंदन में रहती हैं आप? तो इस बार नवरात्रि कैसे आना हुआ? मतलब नवरात्रि के लिए ही आई? रानी ने बुलाया सिर्फ नरातों के लिए। जय माता दी। तैयारी कैसी नवमी की? बहुत अच्छी, बहुत। और हमेशा बस माता रानी ऐसे ही बुलाती रहे, सब मनोकामना माता रानी पूरा करती है हमारा तो, और हम यही पास में ही रहते हैं। माँ हर मनोकामना पूरी करती है, इसलिए श्रद्धालु यहाँ बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। कोई लंदन से आया है, कोई दिव्यांग है तो किसी साथी के साथ आया है, और यही श्रद्धा भाव, यही भक्ति इस मंदिर के दिव्यता को और बड़ा कर देती है। फिलहाल भक्तों का तांता यहाँ लगातार बना हुआ है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली। देखिए, श्रीधाम मंदिर में हम मौजूद हैं। यहाँ दुर्गा सप्तशती का पाठ लगातार जारी है। अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पे आरती समाप्त हुई है। माँ के दर्शन करा देते हैं। महाकाल रात्रि कहा जाता है, मतलब क्रोध का सबसे भयानक रूप ये माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि माँ हर चीज पे हर तरह से अभयदान करने वाली। एक बार माँ के दर्शन करिए जरा आप, देखिए कितनी खूबसूरत माँ है यहाँ पे। और आपको ये भी बता दें कि विकराल रूप धारण करती है कालरात्रि के रूप में माँ। उनके बाल बिखरे रहते हैं, प्रतिनिधित्व करती है वो अंधकार का, क्योंकि पूरी तरह से खत्म करने के लिए असुरों को धरती पर वो इस तरह का रूप धारण करती हैं। और कहा यह जाता है कि तमाम बुरी शक्तियों का नाश करने वाली है माँ, मतलब आपको अभयदान करती है, तमाम तरह के पापों को खत्म
करती हैं। बहुत ही खास आज का दिन है, 7वां दिन है नवरात्रि का। और आपको ये भी बता दें कि मां कालरात्रि की पूजा पूरे ही देश में अलग अलग जगहों पर हो रही है। जब जब धरती पर पाप बढ़ता है उसको मां अपने अवतार के रूप में खत्म करती हैं। दुष्टों के नाश के लिए वो आती हैं और अपने भक्तों को अभय दान करने के लिए वो आती हैं। पंडित जी यहाँ पर मौजूद है। कहा जाता है कि किसी भी तरह का, मतलब कोई रोग शोक या कोई छोटी छोटी चीजें नहीं, अगर आपको मृत्यु का भी भय है तो वो भी मां समाप्त कर सकती है। इस तरह की मां का आज का रूप है और इसी तरह पूरे देश में पूजा जा रहा है। पंडित जी, आज के दिन में क्या आज का दिन क्या खास है मां कालरात्रि के रूप में? कालरात्रि का सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज सप्तमी का दिन है और सप्तमी के दिन मां कालरात्रि सभी भक्तों को वर देती है। इस दिन सभी भक्तों को मन लगाकर मां का ध्यान करना चाहिए और मंत्र का जाप करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। हो सके मंत्र बता दीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्चै नमः। और एक मंत्र है जो सभी बाधाओं को नाश करता है। अगर वो घर में निरंतर जाप करते रहें तो अति फलदायी होता है। ओम सर्वाबाधा विनरमुक्तो धन्यधान सुतान्वितः मणत्व मत प्रसादेन भविष्यत न संशयः। इससे जगत में किसी भी मनुष्य के कभी भी जीवन काल में कोई कष्ट नहीं आने वाला है, कोई कष्ट नहीं पड़ता है। माँ सभी के दुखों को नाश करते हैं। तो कल अष्टमी है और परसों है नवमी। ऐसे में क्या है देवी आराधना का पूजा विधान और कैसे सही तरीके से पूजा अर्चना की जाए, आइए ये भी समझते हैं। नवरात्रि में अष्टमी तिथि का महत्व क्या है, पहले ये समझते हैं। देखिए, नवरात्रि के 2 दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं, अष्टमी तिथि और नवमी तिथि। अष्टमी तिथि को माता महागौरी की उपासना की जाती है, जो नव दुर्गा का 8वां स्वरूप है। अष्टमी तिथि पर बहुत सारे लोग विशेष उपवास रखते हैं। जो लोग पहली तिथि पर उपवास रखते हैं, ऐसे लोग अष्टमी पर भी उपवास रखते हैं। इसके अलावा अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन का भी विधान है। कन्या पूजन की परंपरा पाई जाती है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर जब आप माता महागौरी की पूजा करते हैं या करती हैं, तो आपको मन चाहे विवाह का वरदान मिलता है। माता महागौरी का स्वरूप वो स्वरूप है जिसमें उन्हें भगवान शिव की प्राप्ति हुई थी। और माता महागौरी की पूजा माता सीता ने की थी भगवान राम की प्राप्ति के लिए। तो माता महागौरी की पूजा करके योग्य और अच्छे वर की प्राप्ति होती है, ऐसा देखा गया है। तो अष्टमी पर पूजा का विधान कैसा हो ये हमने जान लिया, लेकिन अब बात रामनवमी की भी करेंगे, क्योंकि रामनवमी के दिन किस तरह से भव्यता और दिव्यता से तैयारी चल रही है अयोध्या में, उसकी बात भी हम जरा कर लें। रामनवमी वैसे आप लोगों ने भी बचपन से सुना होगा कि अलग अलग एरिया में आपके यहाँ भी मंदिरों में की जाती होगी पूजा। मुझे इतना मतलब पूजा होती है जरूर, लेकिन उतना डिटेल मुझे तो नहीं इस पे। पूजा मेरे घर पूजा होती है रामनवमी, उस दिन काफी माना जाता है। कईयों के घरों में राम दरबार भी होते हैं, पूरे राम दरबार। जब से राम मंदिर बनाया ना, तब से बहुत ज्यादा पूजा होने लगी है। हाँ। मुझे ऐसा लगता है उससे पहले जैसे अष्टमी की पूजा होती, दुर्गा अष्टमी की पूजा कर लेते थे, लेकिन राम मंदिर के बाद से वो एक चलन बन गया है कि जिस दिन राम नवमी है लोग रैली निकालेंगे, जश्न होगा। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है, मैंने कुछ वक्त से देखा है।
बिल्कुल। और कई घरों नहीं, में लेकिन ये क्योंकि आपको दिख रहा है, अदरवाइज ऐसा नहीं कि लोग नवमी की पूजा नहीं करते हैं। लोग अगर नवरात्र रख रहे हैं तो अगर अष्टमी कन्या पूजन कर दिया तो नवमी में भले ही वो कन्या पूजन नहीं करे, लेकिन सबके घरों में पूजा होती है। आजकल क्या है ना कि वो पिक्चर्स का, फोटोज का, रील्स का बहुत ट्रेंड आ गया है, इसलिए बहुत सारी चीजें दिखने लग गई हैं। देश में बहुत आस्थावान लोग हैं। बिल्कुल। और जैसा कि मैंने बताया कि कई घरों में बाकायदा राम दरबार रखे जाते हैं, और वो ऐसा नहीं कि राम मंदिर आने के बाद ऐसा हुआ है, बहुत पहले से लोग रखते रहे हैं और उसकी पूजा विशेष रूप से होती रही है। लेकिन अयोध्या की बात ही निराली है। जाहिर सी बात है, यहाँ पर इस वक्त देखने लायक छठा है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में जन्मोत्सव मनाने पहुंच रहे हैं। वहीं इस बार रामलला की प्रतिमा की भी बहुत ज्यादा डिमांड है, जो हूबहू रामलला की तरह ही दिखती है। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला विराजमान हुए तो उनका ये बाल स्वरूप करोड़ों लोगों के दिलों में बस गया। रामनवमी का शुभ अवसर नजदीक है और ऐसे में तमाम श्रद्धालु प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव की तैयारियों में जुट गए हैं। अयोध्या में इन दिनों हर तरफ भगवान राम की भक्ति के रंग बिखरे हैं। भक्तों में उल्लास है और ये उत्साह भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही और बढ़ गया है। रामनवमी के अवसर पर अयोध्या में रामलला के बाल स्वरूप की इन प्रतिमाओं की डिमांड भी काफी बढ़ गई है। ये प्रतिमा हूबहू रामलला की शक्ल की बनाई गई है। इस प्रतिमा के रंग, रूप और संरचना में रामलला की असल प्रतिमा की झलक दिखाई देती है। रामलला का मूर्ति ले लिया है रामनवमी में पूजा करने के लिए। इधर से लेके हम कर्नाटक जा रहे हैं। कैसी लगी मूर्ति यहाँ पे? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। कर्नाटक से मूर्ति इधर आया है रामलला का। ये मूर्ति हम खरीद करके बेंगलुरु जा रहा है। वो बहुत अच्छा भगवान का मूर्ति है। हमारा शिल्पी अरुण ने ये किया है। ये मूर्ति हमको मन में है, वो मन का मूर्ति वो हमारा घर को लेना है। अच्छा, तो नवमी में क्या है? रामनवमी में ये मूर्ति को पूजा करते हैं। स्थानीय लोगों के साथ दूर दूर से आए श्रद्धालु भी यहाँ रामलला की प्रतिमा खरीद रहे हैं, ताकि रामनवमी वाले दिन ये श्रद्धालु अपने घर या जहाँ भी रहें वहाँ अपने आराध्य देव की पूजा कर सकें। इसी वजह से इन दिनों रामलला की इस प्रतिमा को खरीदने के लिए लोगों की भीड़ जुट रही है। भगवान राम का जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उसके बाद भगवान राम के बालक रूप के तरह राम जी हैं और राम जी को लेकर के पूजन करने के लिए ये दिल्ली से आए हुए हैं। देखिए सामने ने हृदय में राम जी को रखे हुए हैं कि ये कलकत्ता से हर जगह के कई प्रांत के लोग आकर के राम जी को अपने अपने घर में लेके पूजा पाठ कर रहे हैं। नवमी में पूजा पाठ के लिए लोग जो लेके जा रहे हैं वो बहुत ही श्रद्धा से रामलला जी का मूर्ति लेके जा रहे हैं और बहुत ही प्रेम से, प्यार से, जैसे दिवाली में मनाते हैं वैसे अपने घर में जो है इसको प्राण प्रतिष्ठा करके रामलला जी का पूजा जो है। रामनवमी के लिए भगवान राम की नगरी अयोध्या को खास तौर पर सजाया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग रामनवमी पर अयोध्या पहुंच रहे हैं। रामलला के दर्शन के साथ साथ लोग ये प्रतिमा अपने साथ ले जा रहे हैं, ताकि उनकी ये धार्मिक यात्रा सदा के लिए यादगार बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको एक छोटे से बच्चे का शिव तांडव स्रोत सुनवाते हैं। दरअसल प्रयागराज में कार्यक्रम हुआ जहां पर कई आम और खास लोग मौजूद थे। अब भारी भीड़ के सामने जिस अंदाज में इस बच्चे ने शिव तांडव स्रोत सुनाया, ये देखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बच्चे की प्रतिभा के कायल हो गए।
और अब आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के भारत मंडपम में, जहां पर स्टार्टअप के महाकुंभ का भव्य आयोजन किया गया। इस मंच को साझा करने के लिए देश भर की 3000 से ज्यादा स्टार्टअप कंपनियां हिस्सा भी ले रही हैं। और स्टार्टअप इंडिया का सफर साल 2016 में शुरू हुआ था, जिसने इस साल 16 जनवरी को 9 साल पूरे कर लिए हैं। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की ओर से मान्यता प्राप्त भारत में करीब 1.6 लाख स्टार्टअप हैं। राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में स्टार्टअप के महाकुंभ का आगाज हो गया है। ये वो मंच है जहां देश भर की अलग अलग स्टार्टअप कंपनियों का मेला लगा हुआ है। 5 अप्रैल तक चलने वाले इस स्टार्टअप महाकुंभ में देश की 3000 से ज्यादा कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। 1000 से ज्यादा निवेशक यहाँ पहुँचे हैं और 50 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि यहाँ पहुँचे हैं, यानी कि 50 देशों के वो लोग यहाँ पहुँचे हैं जो इन स्टार्टअप कंपनियों को फंड दे सकते हैं अगर उनको उनका स्टार्टअप अच्छा लगता है। खास बात यह है कि इस महाकुंभ में ग्रामीण और एग्रीकल्चर फील्ड से जुड़ी 100 से ज़्यादा कंपनियां यहां पर शिरकत कर रही हैं इस बार। अब आपको लक्ष्मी शर्मा से मिलवाते हैं, जिन्होंने कमर्शियल किचन की डिजाइनिंग का स्टार्टअप शुरू किया है और वो स्टार्टअप के इस महाकुंभ में नए अवसर तलाशने पहुंची है। हमारा हॉस्पिटैलिटी का काम है। किचन से रिलेटेड हम लोग कमर्शियल किचन जो होते हैं उनकी डिज़ाइनिंग करते हैं, लाइक फ्रॉम स्क्रैच टू आपका एक्सक्यूशन तक। हम लोग बाहर मार्केट में निकलते हैं, गर्ल्स को लेके बहुत प्रॉब्लम फेस किया जाता है। वो लोग जज किया जाता है कि लेडीज़ कुछ नहीं कर सकते, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार बस हमें निकलने की देरी होती है, हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। सिद्धार्थ भी एक ऐसे ही दिलचस्प स्टार्टअप के साथ भारत मंडपम में पहुंचे हैं। उन्होंने गली क्रिकेट के लाइव प्रसारण के लिए खास तरह की प्ले टूल मशीन तैयार की है। सबसे खास बात तो ये है कि इस मशीन के जरिए सिर्फ 1250 रुपए में गली क्रिकेट का लाइव प्रसारण किया जा सकता है। जब भी आप ग्राउंड पे जाते हो, आप ग्राउंड पे फोन को लेके प्ले दबाते हो। एक बार प्ले दबाते हो, वो कैमरा अपने आप बॉल को ट्रैक करता है, फिर डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोडक्शन वर्दी फुटेज है, उसको सिलेक्ट करता है, फिर उसको पुश करता है लाइव टीवी की तरफ। ये ऑन अ रेगुलर डे टेक्स 10 से 12 लोग चाहिए होते काम करने के लिए, वो अब एक मशीन कर पा रहा है, जिसमें ग्राफिक्स इंक्लूडेड है, स्विचिंग इंक्लूडेड है, विजन इंक्लूडेड है और एनिमेशन इंक्लूडेड है। आंध्र प्रदेश की रहने वाली मोहन शीला भी अपने स्टार्टअप के साथ भारत मंडपम में पहुंची हैं। उन्होंने पालतू जानवरों के लिए डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी बनाया है, जिसके जरिए पालतू जानवरों में होने वाली बीमारियों की पहचान की जा सकेगी। हमारा कंपनी का नाम है वेडैक जीनोमिक्स प्राइवेट लिमिटेड। मेरा कुत्ता विदाउट प्रॉपर डायग्नोसिस के वजह से वो मर गया था 10 साल के पहले, पर आज भी बहुत सारे एनिमल्स है जिस वजह से वो मर रहे किसी को नहीं पता। इसके लिए हमारा वेडैक जीनोमिक्स एक सोल्यूशन बनना है करके सोच के हम ये स्टार्टअप शुरू किए थे लास्ट ईयर। एनिमल्स में क्या होता है ना, हमको बाहर दिखता नहीं कि लिवर में क्या प्रॉब्लम है, किडनी में क्या प्रॉब्लम है। हमारा वेडैक जीनोमिक्स ना ये डायग्नोसिस करने के समय लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट एज ए प्रिवेंटिव देने से पता चलता कि अंदर का प्रॉब्लम क्या है। इसके हिसाब से एनिमल हेल्दी है या किसी बीमार से है, ये पता बहुत जल्दी से हम डॉक्टर कर सकते हैं एंड राइट टाइम में राइट ट्रीटमेंट दे सकते हैं। स्टार्टअप के इस महाकुंभ में इनोवेशन और तकनीक का बेजोड़ तालमेल है। इस मेले में एक ऐसा ही मंच गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस मौजूद है, जिसके जरिए नए स्टार्टअप्स और छोटे उद्यमियों को बिचौलियों से मुक्त बाजार मुहैया कराया जा रहा है, तो साथ ही साथ फंड भी उपलब्ध कराया जाएगा। जेम के मार्फत से हम ऑर्डर्स देते हैं। ये एक ई मार्केट प्लेस है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस है, जहाँ पे बायर्स भारत सरकार, राज्य सरकार और बाकी थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट पंचायत जो है, ये अपने रोज़मर्रा की और लगने वाली जो ज़रूरतें हैं, गुड्स और सर्विसेज, वो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से खरीदती है। तो इनडायरेक्टली हम उनको मार्केट देते हैं। ये जेम का काम है। जेम में स्टार्टअप की बात करें तो 30,000 लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। ओवरऑल अगर बात करेंगे तो 23 लाख के लगभग हमारे सेलर्स हो चुके हैं जो जेम में पार्टिसिपेट करते हैं। जाहिर है पिछले कुछ साल में देश में स्टार्टअप का कल्चर तेजी से बढ़ा है, जहां युवा अपने हुनर और इनोवेशन के दम पर नए नए स्टार्टअप के जरिए दुनिया भर में देश का मान बढ़ा रहे हैं। ये स्टार्टअप महाकुंभ तमाम उन लोगों के लिए एक संजीवनी जैसी है जो अभी भी अपने स्टार्टअप को एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं। सरकार की भी यही कोशिश है। यहाँ की भीड़ ये बता रही है कि देश स्टार्टअप की दिशा में कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और स्टार्टअप ही वो सीढ़ी है जिसके जरिए प्रधानमंत्री का जो सपना है देश को आत्मनिर्भर बनाने का, वो सपना
इसी स्टार्टअप की सीढ़ी से होकर सफल हो सकता है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली। बात हम रतन टाटा की करेंगे क्योंकि उनकी वसीयत सामने आई है, उसमें बहुत कुछ सामने आया। लेकिन चूंकि जमशेदपुर में मैं कभी रह चुकी हूं तो हमने वहां देखा भी है कि जब एक शहर बसता है और खास करके इंडस्ट्रियलिस्ट बसाते हैं तो देखिए हर किसी की जो एक सोच है ना वो दिखती है उस शहर में। तो उस शहर में मैंने स्पेशली ये देखा कि न सिर्फ वो स्टील फैक्ट्री बनाई गई थी लोगों के लिए काम करने के लिए, बल्कि स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, सब कुछ उन्होंने बनाया था, जो कहीं ना कहीं वो उनकी सोच जो है वो दर्शाता है। तो एक ऐसी सोच यहाँ भी सामने आई है। आपको हम बता दें कि रतन टाटा की लगभग 3,800 करोड़ रुपए की वसीयत की डिटेल सामने आई है, जिसमें उनकी संपत्तियों के बंटवारे की पूरी जानकारी है। लेकिन रतन टाटा की इस वसीयत में उनके मानव सेवा और चैरिटी के कामों को बनाए रखने पर भी फोकस किया गया है। और ऐसा इसलिए कि रतन टाटा की संपत्ति में परिवार वालों के अलावा उनके घर में काम करने वाले नौकर, कर्मचारी और यहां तक कि पालतू कुत्ते को भी हिस्सा मिला है। जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद अपने कर्मों और स्वभाव से लोगों का प्यार और आशीष पाए लोगों में रतन टाटा का नाम भी है। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा ने अपने जीते जी कई बिजनेस एम्पायर खड़े किए, मगर अपने जीवन में अपनी सादगी और मानवीय मूल्यों को बरकरार रखते हुए कभी समझौता नहीं किया। रतन टाटा ने अक्टूबर 2024 में दुनिया को अलविदा कहा, जिसके बाद उनकी आखिरी वसीयत दरअसल इस बात की तस्दीक भी कर रही है कि ये बिजनेस टाइकून न सिर्फ एक उद्योगपति बल्कि एक सच्चे इंसान भी रहे। रतन टाटा की वसीयत बताती है कि परिवार के अलावा दोस्तों, कर्मचारियों और खासकर पालतू जानवरों को भी संपत्ति का कुछ हिस्सा दान में मिलेगा, जिसमें कुक को 51 लाख की लोन माफी समेत वसीयत में 1 करोड़ रुपए, बटलर को 36 लाख की लोन माफी समेत 66 लाख रुपए, ड्राइवर को वसीयत में 19.5 लाख, जर्मन शेफर्ड कुत्ते टीटो के नाम 12 लाख। इस लिहाज से हर तिमाही पालतू कुत्ते को 30,000 रुपए मिलेंगे। वहीं सेक्रेटरी को वसीयत में 10 लाख, ट्रस्ट कंसल्टेंट के नाम 5 लाख रुपए, अलीबाग घर के केयरटेकर को 2 लाख, वसीयत में असिस्टेंट को 1.5 लाख की मदद मिलेगी। इसके अलावा रतन टाटा के साथ 7 साल से ज्यादा समय से रहे घरेलू नौकरों को संपत्ति से 15 लाख रुपए, पार्ट टाइम हेल्पर्स, कार क्लीनर्स को 1 लाख रुपए, 2 चौकीदारों को 50-50 हजार रुपए और एक अन्य हेल्पर का 2 लाख का कर्ज माफ किया गया है। यानी रतन टाटा की ये वसीयत इंसानों के साथ जानवरों के प्रति संवेदनशीलता भी उजागर कर रही है। हालांकि रतन टाटा ने अपनी इस आखिरी वसीयत को न मानने वालों को चेतावनी भी देते हुए लिखा कि अगर कोई भी इस अंतिम वसीयत को किसी भी तरह से चुनौती देगा, उसे मेरी वसीयत के तहत सभी अधिकार या लाभ छोड़ देने होंगे और उसे कोई वसीयत नहीं मिलेगी। अपने जीवन काल में रतन टाटा ने 2 बार अपनी वसीयत बदली थी। पहली बार 1996 में और दूसरी बार 2009 में। लेकिन 23 फरवरी 2022 को लिखी गई उनकी अंतिम वसीयत में उन्होंने अपने परिवार के साथ साथ समाज के जरूरतमंद लोगों का भी ख्याल रखा, जिसमें उनके परोपकारी व्यक्तित्व की छाप साफ नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।